और पंखुड़ी जल्दी जल्दी सब काम निपटा रही थी। सौरभ दुकान जाने के तो शौर्य स्कूल जाने की तैयारियों में बिजी था। सोफे पर बैठी माया चुपचाप सबको देख रही थी। शौर्य बेटा, ये तुम्हारा टिफिन रखो बैग में और जल्दी करो, आज बस छूट गई तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगी। सौरभ, आप भी अपना टिफिन रख लीजिए। मम्मा, टीचर ने आपको बुलाया है, आपको आज 2 बजे आने के लिए कहा है। हे भगवान, अब क्या नई शैतानी कर दी है तूने। मैं ना तंग आ गई हूँ शौर्य। कभी स्कूल से तो कभी सोसाइटी से, हर समय तेरी कोई ना कोई कंप्लेंट आती ही रहती है। कंप्लेंट नहीं आई है मेरी। जिन बच्चों को डांस में लिया है उनकी मम्मियों को बुलाया है। हश! मुझे तो लगा था कि आज फिर से तेरी स्कूल में हमारा सत्कार होगा। मैं आ जाऊंगी समय पर। अच्छा, जल्दी जा अब। सौरभ को दुकान और शौर्य को स्कूल भेजने के बाद पंखुड़ी 2 कप चाय बनाती है और चाय का 1 कप माया को देकर वहीं पास में बैठकर मोबाइल देखने लगती है। माया चुपचाप अपनी चाय खत्म करती है और पूजा करने के लिए चली जाती है। दिन का बस ये आधा घंटा ही मेरा अपना होता है। एकदम सुकून से भरा, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। बस मैं, मेरी चाय और मेरा मोबाइल। जब तक माया पूजा पाठ निपटाकर हॉल में आती है, पंखुड़ी अपनी रोज के कामों में लग जाती है। भाई से काम करवाने के बाद वो नहाने जाती है और फिर दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती है। किचन का सीन खाना बनाते हुए। आज तो मैं मम्मी जी के लिए उनकी पसंद की तोरी की सब्जी और अपनी और शौर्य के लिए आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। शौर्य स्कूल से आएगा तो खुश हो जाएगा। हाय रे! मैं तो भूल ही गई कि मुझे शौर्य के स्कूल भी जाना है। पंखुड़ी जल्दी से साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और माया से कहती है, मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे शौर्य के स्कूल जाना है। मैं जल्दी से जाकर आती हूँ, तब तक आपको ब्रेड बटर दे दूँ। खाना पाकर बना लूंगी। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, तू जा। मैं देख लूंगी सब। पंखुड़ी जल्दी जल्दी तैयार होती है और शौर्य की स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर उसके आने से पहले माया दोनों सब्जियां छौंक कर रख देती है और रोटियां बना ही रही होती है कि उसकी सहेली मीना अपनी बहू राधा के साथ न्योता देने के लिए आती है। माया, में पोते का मुंडन है। तुम दोनों सास बहू ज़रूर आना। टाइम भी ऐसा ही रखा है मैंने कि सब आराम से आ सके। हम दोनों ज़रूर आएँगे मीना। बहू शन के स्कूल गई है। आती ही होगी। उससे मिलकर ही जाना। पंखुड़ी को स्कूल से आने में तो देर लगेगी शायद। अभी हम चलते हैं। उससे मिलने फिर कभी आ जाएँगे। अरे! ऐसे कैसे? मैं अभी कुछ खाने-पीने के लिए लेकर आती हूँ। बहू तो पहली बार आई है हमारे यहाँ। नहीं आंटी जी, हमें और भी कई जगह जाना है। धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाने होंगे हमें। हम फिर आ जाएँगे। आंटी जी, आप और पंखुड़ी भाभी ज़रूर आना प्रोग्राम में। चलिए मम्मी जी। हाँ, बहू चलो। माया पिछली बार भी तो नहीं आई थी। इस बार ज़रूर आना। अरे, यही तो मौका रहता है सबसे मिलने-जुलने का। माया के बहुत कहने पर भी दोनों सास-बहू रुकती नहीं है और बाद में आने का कहकर चली जाती है। जाते समय राधा मीना का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और दोनों आपस में खुशी-खुशी बातचीत करते हुए जाती है। पंखुड़ी घर आती है, तब तक माया रोटियाँ भी सेक कर रख देती है। ये क्या मम्मी जी? आपने अकेले सब काम कर लिया। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ना, अब आप खाना खा लीजिए और दवाई लेकर आराम कर लीजिए। पंखुड़ी माया का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है और अपना खाना लेकर सोफे पर बैठ जाती है। उसी समय वो शौर्य के दोस्त की मम्मी दीपा को फ़ोन लगाकर बात करती है। हाँ जी, हाँ, मैं गई थी ना स्कूल। अरे कुछ ख़ास नहीं। बहू पहले चैन से खाना तो खा ले, फिर बात कर लेना। बस मम्मी जी 2 मिनट। पंखुड़ी दीपा को स्कूल में जो कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल बताती है। उतनी देर में माया खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। माया को याद आता है कि पंखुड़ी को मीना के आने के बारे में बताना है और वो उसे बताने के लिए बाहर आती है। तो पंखुड़ी अभी भी फोन में ही व्यस्त होती है। छोड़ो, शाम को बता दूंगी। माया दवाई लेकर सो जाती है और शाम को जब वो उठकर बाहर आती है तो पंखुड़ी शौर्य को ट्यूशन छोड़ने जाने की तैयारी कर रही होती है। शौर्य, इधर आओ दादी के पास। आजकल तो दादी के पास ही नहीं आता मेरा बच्चा। दादी, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, वापस आकर आता हूँ आपके पास। मम्मी जी, मैं आपकी चाय बनाकर मैंने रख दी है। अब बस थोड़ी गर्म कर लीजिएगा और वहीं पर बिस्किट्स भी रखे हैं। मैं शौर्य को ट्यूशन छोड़कर सब्जियां लेती आऊंगी, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। शौर्य, दादी को बाय बोलो। शौर्य माया को बाय करते हुए पंखुड़ी के साथ चला जाता है और माया चाय गरम करके कप लेकर बालकनी में आकर बैठ जाती है। अपनी सहेली मधु को बहू का हाथ पकड़कर मंदिर जाते हुए देखती है और सोचती है, यह घुटनों का दर्द भी बड़ा खराब होता है। मेरा तो कहीं आना जाना ही छूट सा गया है। अब लगता है जैसे 100 साल की बुढ़िया हो गई हूँ। हड्डियों में जान ही नहीं रही है। जबकि मेरी उम्र की सभी औरतें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। 1 घंटे के बाद सब्जियों के थैले लटकाए हुए पंखुड़ी घर में आती है और थैले किचन में रखकर अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। चलो बैठे-बैठे इतनी सब्जियाँ ही साफ कर देती हूँ। उतना ही समय गुज़र जाता है। माया किचन में आकर थैली से सब्जियाँ निकालती है और उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर साफ करती है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी बाहर आती है और किचन में दाल-चावल का कुकर चढ़ाकर माया से कहती है, "मम्मी जी, मैं शौर्य को ट्यूशन से लेकर आती हूँ। मैंने दाल-चावल का कुकर लगाया है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा।" "हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं देख लूँगी।" पंखुड़ी शौर्य को लेने चली जाती है और माया सब्जियाँ साफ करके फ्रिज में रख देती है।
थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं और आते ही शौर्य नीचे खेलने चला जाता है। पंखुड़ी किचन में आकर खाने की तैयारी करती है तो माया उससे कहती है, बहू आज तुम प्याज वाले करेले बना लो। करेले बहुत छोटे छोटे और एकदम ताजे हैं, अच्छे बन जाएंगे। मम्मी जी वो सुबह सौरभ बैगन की सब्जी बनाने का कह कर गए हैं। करेले कल दोपहर को बना दूं, चलेगा आपको? हाँ बहू है कह कर गया है तो बैगन ही बना लो। वह बैगन का मन बनाकर आएगा और करेले देखकर नाराज हो जाएगा। रात को सौरभ ऑफिस से आता है और टीवी ऑन करके न्यूज सिक्की देखने लगता है। माया उसके लिए पानी लेकर आती है। "ले बेटा पानी कुछ ठंडा पिएगा। नींबू पानी बनाकर लाऊं तेरे लिए?" "नहीं माँ अभी आते समय शिकंजी पीकर आ रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? अभी कोई परेशानी तो नहीं है ना?" "नहीं बेटा दवाई समय पर लेती हूँ ना मैं। और बहू भी नाश्ता खाना सब समय पर करती है इसलिए कोई परेशानी नहीं है। यही तो चाहिए माँ आप हमेशा बस स्वस्थ रहो। अच्छा पंखुड़ी शौर्य के स्कूल में क्या हुआ आज?" पंखुड़ी खाना खाते-खाते सौरभ को सारी बात बताती है। माया भी बैठकर सुनती है। बीच-बीच में शौर्य और सौरभ की मस्ती भी चलती रहती है, जिसमें पंखुड़ी भी शामिल हो जाती है। शौर्य जिद करते हुए सौरभ से कहता है, "पापा हमें भी वंडरलैंड जाना है। मेरे सारे फ्रेंड जाकर आ गए। आप भी कहीं नहीं लेकर जाते हो हमें?" हँसी चल झूठा कहेगा। "अभी पिछले हफ्ते ही हम घूमने गए थे और पूरा दिन बाहर ही थे। कितनी मस्ती की थी तुमने?" हँसी हाँ, ऐसी बातें तो ये बहुत जल्दी भूल जाता है। वैसे मैं सोच रहा था कि एक बार वंडरलैंड जाकर ही आते हैं। गोपाल भी बहुत तारीफ़ कर रहा था। बच्चे हो या बड़े सबको मज़ा आता है वहाँ। तो फिर बस फाइनल इसी संडे जा रहे हैं हम। हैप्पी है, हैप्पी। देखा मम्मी कैसा बंदर की तरह उछला। सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो माया वहाँ नहीं होती है। वो तो कब की अपने कमरे में जा चुकी होती है और तीनों को पता भी नहीं चलता है। मम्मी को नींद आ गई शायद उनकी तबीयत ठीक होती तो उन्हें भी लेकर चलते। उनका भी थोड़ा चेंज हो जाता। पापा की डेथ के बाद एकदम चुप सी हो गई है। पंखुड़ी भी उदास हो जाती है। किचन का काम निपटाकर पंखुड़ी एक बार माया के कमरे में झांक कर देखती है और सब ठीक होने की तसल्ली करके सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह सौरभ और शौर्य के जाने के बाद माया पंखुड़ी से कहती है, बेटा मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। कल मीना आंटी के यहाँ पूजा है, हम दोनों को बुलाया है। बहुत फोर्स कर रही थी दोनों सास बहू आने के लिए। हम चले जाएंगे और शौर्य के स्कूल से आने से पहले लौट आएंगे। मम्मी जी वो कल भी मुझे शौर्य के स्कूल जाना पड़ेगा। उनके डांस के कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं ना, तो टीचर ने चेक करने के लिए बुलाया है। जाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी जी नहीं तो मैं ज़रूर चलती। कोई बात नहीं बहू। सौरभ की दुकान का लड़का गाड़ी लेकर आ जाएगा। मैं उसके साथ चली जाऊँगी। अगले दिन सौरभ दुकान के लड़के गिरीश को गाड़ी लेकर भेजता है और माया तैयार होकर उसके साथ चली जाती है। पंखुड़ी शौर्य स्कूल जाकर काम निपटा कर आती है तो माया अभी नहीं आई होती है। पंखुड़ी गिरीश को फोन लगाती है। गिरीश आप लोग आए नहीं अब तक। प्रोग्राम तो 2 बजे तक का था। अभी 4 बजे बज रहे हैं। बस माँ जी अंदर से आ ही रही है भाभी जी। अभी निकले नहीं है हम लोग। अच्छा मम्मी जी को कहो थोड़ा जल्दी आ जाए। उनकी दवाई वो घर पर ही भूल गई हैं। दवा नहीं लेंगे तो तकलीफ होगी उन्हें। थोड़ी देर बाद माया वापस आती है और पंखुड़ी उसे चाय बनाकर देती है। वह भी वहाँ पास में बैठ जाती है और प्रोग्राम के बारे में पूछने ही वाली होती है कि तभी शौर्य के ट्यूशन टीचर का फ़ोन आता है और वो शौर्य की कंप्लेन करती है। तो मैडम अगर वो पढ़ता नहीं है तो आप कुछ कर सकती हैं ना? आप टीचर हैं, आपको बच्चों को पढ़ाने की टेक्नीक पता होती है। घर में अगर मुझसे पढ़ लेता तो मैं ही उसे पढ़ा देती ना। पंखुड़ी भुनभुनाते हुए फ़ोन रख देती है और सीधे अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शौर्य की कंप्लेंट्स और शैतानियों से परेशान और गुस्से से भरी पंखुड़ी उसे ट्यूशन से लेने के लिए निकलती है और जाते समय माया से कहती है, मम्मी जी आज मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं शौर्य को ट्यूशन से सीधे स्विमिंग क्लासेस लेकर जाऊंगी। अगले दिन सौरभ और शौर्य की छुट्टी होती है। दिन भर दोनों मूवी देखते हैं और पंखुड़ी उनकी फरमाइशें पूरी करने में बिजी रहती है। माया कभी अपने कमरे में कभी हॉल के तो कभी बालकनी के चक्कर लगाती रहती है। शाम को कुछ सामान लेने के लिए तीनों बाहर चले जाते हैं। घर आकर मम्मी कल हम तीनों शौर्य को घुमाने लेकर जा रहे हैं। आते समय रात हो जाएगी। पंखुड़ी आपका खाना बनाकर जाएगी। आप समय पर खा लेना और दवाई याद से ले लेना। अरे बेटा मेरे खाने की चिंता मत करो और सुबह-सुबह पंखुड़ी को बेकार काम में मत लगाओ। मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी। पंखुड़ी बेटा तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो और आराम से घूम कर आओ। अगले दिन सुबह-सुबह तीनों निकल जाते हैं। मना करने के बाद भी पंखुड़ी माया के लिए दोनों समय का खाना बनाकर जाती है। सबके जाने के बाद घर का सन्नाटा माया को खाने लगता है और वह घबराकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। सौरभ के पापा थे तब तक कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ था। आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है। सच में इस उम्र में एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है। माया अंदर जाकर बेमन से खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दवाई लेने के बावजूद भी घबराहट के कारण उसे नींद नहीं आती तो वो फिर से उठकर हॉल में आ जाती है और पुरानी एल्बम निकाल कर बैठ जाती है। शौर्य बिल्कुल मेरे सौरभ की परछाई है। सौरभ भी ऐसा ही था। गोलू मोलू सा समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। माया सबके वापस आने तक हॉल में ही बैठी रहती है। सौरभ, पंखुड़ी और शौर्य घर वापस आते हैं और थकावट के कारण तुरंत सोने चले जाते हैं। माया को जगा हुआ देखकर सौरभ कहता है, आप अभी तक जाग रही है मम्मी?
तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम लोग आ गए हैं ना, आप भी चलकर सो जाइए। अगले दिन सुबह, सौरभ कल के सारे फ़ोटो आपके मोबाइल में ही है। आप प्लीज़ मुझे याद से सेंड कर देना। हाँ, याद से कर दूँगा। तुम्हें स्टोरी भी लगानी होगी ना? कल तुमने देखा था जब तुम झरने के पास खड़ी थी, तब तुम्हारे साइड में जो दोनों खूब देर तक पिकनिक की बातें करते हैं और माया फिर से चुपचाप बैठकर सुनती रहती है। सौरभ के जाने के बाद पंखुड़ी अपने मोबाइल में फ़ोटो देखने में बिज़ी हो जाती है। माया खाने में केवल दूध चावल खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सॉरी बेटा तुम यहीं रुको, मैं दादी जी को बोलकर आती हूँ। पता नहीं आज अभी तक उठी क्यों नहीं मम्मी जी? पंखुड़ी माया को उठाने के लिए हाथ लगाती है तो माया का शरीर तेज बुखार से तप रहा होता है। माया तुरंत सौरभ को फ़ोन करती है और दोनों माया को लेकर अस्पताल आते हैं। 2 दिन तक माया का ट्रीटमेंट चलता है, तीसरे दिन आप इन्हें लेकर घर जा सकते हैं। अब फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन बीपी का ध्यान रखिएगा। उस दिन इनका बीपी काफ़ी लो हो गया था। अभी सब कंट्रोल में है, मैंने टैबलेट्स भी लिख दी है। वैसे-वैसे क्या डॉक्टर साहब आप प्लीज़ खुलकर बताइए, इनके सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। जहाँ तक मुझे लगता है इनकी बीमारी का कारण इनका अकेलापन है। इस उम्र में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। टेक केयर। सौरभ की अपनी मम्मी में जान बचती थी। उन्हें इस हालत में देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। पंखुड़ी भी अब माया का और ज्यादा ध्यान रखती है। घर आने के बाद एक दिन माया की सहेलियां अपनी बहुओं के साथ उससे मिलने आती है। भाई साहब के जाने का दुख तूने कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। माया माना आसान नहीं है, लेकिन दुखी रहकर फायदा भी क्या है। मुझे देख मैं भी तो अकेली हूँ, लेकिन मैंने अपनी बहू बेटे और पोतियों में खुशियाँ ढूँढना शुरू कर दिया है। हाँ, मम्मी जी तो बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। हम दोनों तो खूब सारी बातें करते हैं, हर बात शेयर करते हैं और रिश्तेदारों की चुगलियाँ करके खूब हँसते हैं। हँसी हम दोनों भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। सबके काम पर जाने के बाद हम सास-बहू मिलकर सारे काम निपटाते हैं और फिर टीवी पर सास-बहू के सीरियल देखते हैं। मम्मी जी और मेरे पास तो बातों का खजाना है भाई। कभी मैं और मम्मी जी को अपने बचपन की बातें बताती हूँ, तो कभी मम्मी जी मुझे दोनों खूब हँसते-खेलते रहते हैं हम। सभी सहेलियाँ अपनी-अपनी बातें करती हैं, लेकिन माया के पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी माया सबकी बातें सुनकर खुश होती है और कहती है, मेरी बहू भी मेरा खूब ध्यान रखती है। मुझे समय पर खाना देना, दवाई देना, ये सब काम वो पूरे दिल से करती है। माया के चेहरे पर हँसी देखकर भी पंखुड़ी के मन में कुछ चटक सा जाता है। मम्मी जी के पास कहने के लिए बस इतना ही है। असली बीमारी उनका अकेलापन ही है, जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने भी कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। बस खामोशी से हमें देखती रहती हैं। पंखुड़ी बेटा ये लोग जा रही हैं, इन्हें बाहर तक छोड़कर आ जाओ। माया की आवाज़ से पंखुड़ी अपने ख़्यालों की दुनिया से वापस आ जाती है और सबको बाहर तक छोड़ने जाती है। सारी सहेलियाँ खूब हँसते-खेलते अपने-अपने घर चली जाती हैं। उन्हें देखकर पंखुड़ी सोचती है ये सब भी तो मम्मी जी की ही उम्र की हैं, लेकिन कितनी खुश और स्वस्थ हैं। उस दिन शाम को पंखुड़ी के मोबाइल पर मीना का फ़ोन आता है और वो हैरानी से सोचती है कि मीना आंटी का फ़ोन क्यों आ रहा है? कुछ भूल गई होंगी यहाँ शायद। नमस्ते आंटी जी। बेटा मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। तू समझदार है, मुझे पता है बुरा नहीं मानेगी। कहिए ना आंटी जी, क्या बात है? बेटा माया को दवाई से ज़्यादा तुम लोगों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। भाई साहब के जाने के बाद उनके जीवन में अचानक आए इस अकेलेपन को तुम्हें समझना होगा बेटा। सही कह रही हैं आप आंटी जी, तुम लोगों की गलती नहीं है बेटा। तुम्हारी भी अपनी व्यस्तताएँ हैं, लेकिन दिन का थोड़ा-सा समय भी तुम उनके लिए निकालोगे ना, यही उनके लिए काफ़ी है। इस उम्र में समय पर खाना-पीना, दवाइयाँ लेना, देखभाल इन सब के अलावा प्यार और अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ आंटी। मैं वहाँ सबके सामने ये बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ोन पे कह रही हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इस उम्र में इंसान किसी के चले जाने से इतना बीमार नहीं होता, जितना कि सबके साथ होते हुए भी अकेला रहने से होता है। कुछ देर बातें करने के बाद अंदर आकर पंखुड़ी माया के पास बैठती है और उनसे पूछती है, "मम्मी जी, आप मुझे भरवा परवल की सब्जी बनाना सिखाइए ना। आज हम दोनों अपने लिए वही बनाएँगे, ठीक है? बहू चल मैं अभी आती हूँ किचन में।" माया इतने उत्साह से उठती है कि पंखुड़ी भी हैरान रह जाती है। पंखुड़ी अब आते-जाते माया से कुछ न कुछ बात करती रहती थी और दोनों सास बहुत छोटी-छोटी बातों को खूब एन्जॉय करती थी। "मम्मी जी आज आप भी मेरे साथ चलिए, हम दोनों शौर्य को ट्यूशन छोड़ेंगे। फिर आते समय मंदिर भी होते हुए आएँगे। आज मैं आपको आपकी फ़ेवरेट चाट भी खिलाती हूँ। ए रुक मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ।" माया बच्चों की तरह खुश हो जाती है। सौरभ और शौर्य भी अब माया को पूरी अटेंशन देते थे। कुछ ही दिनों में माया एकदम चुस्त-दुरुस्त हो जाती है और उसके घुटनों का दर्द भी हवा हो जाता है। एक दिन सौरभ पंखुड़ी को चिढ़ाते हुए कहता है, "मम्मी में तो काफ़ी चेंज आया है।" पंखुड़ी उन्हें ऐसे देखकर मन खुश हो जाता है। "सब क्रेडिट तुम्हें, लेकिन मैडम जी हमारा क्या हमारे लिए समय कम मत कर देना आप।" "बिल्कुल नहीं। अब मैं दिन में दोनों ड्यूटी अच्छे से निभाऊँगी। एक बार बहू की तो एक बार बीवी